गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे आज काफ़ी दिनों बाद मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी था, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में करना चाहा। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम की मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन करवाई थी। उसके बाद मैंने आपको उसकी टाइप्स का एक ओवरव्यू बताया था। ठीक है, तो टाइप्स में जो सिंपल है, सिंपल की फर्दर सब टाइप्स हैं, उसी तरह कंपाउंड है और कंपाउंड की भी फर्दर सब टाइप्स हैं। तो पहले हम करेंगे सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम को डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम आएंगे कंपाउंड एपिथेलियम पे। अब मुझे देखो, एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी, छोटा हम ह्यूमंस की ही बात करते हैं, ह्यूमंस की बॉडी के बाहर वाली होती है ये लेयर, बाहर होती है। उसके बाद इनसाइड द बॉडी भी देखने को मिलती है, लेकिन इनसाइड द बॉडी कहाँ, इनसाइड द सिलोमिक कैविटी। अब सिलोमिक कैविटी क्या होती है, देखो मान लो ये हम कोई भी इंसान है, उसके बिल्कुल सेंटर में ये एलिमेंट्री कैनाल रन कर रही है। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल आ गई। अब एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ खाली जगह होगी, बॉडी के अंदर खाली जगह होती है, मतलब यहाँ इन ऑर्गन्स के साथ बिल्कुल खाली स्पेस होगी, हॉलो कैविटी होगी। इस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। और सिलोम में भी हमें एपिथेलियल लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, बॉडी कैविटी। अब खाली जगह पता है क्यों होती है, देखो हमारी बॉडी में ना, जैसे मैं बात करूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बात करूँ, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा, जैसे ये हमारा ओसोफेगस है, तो ये खाना जब जाएगा थोड़ा सा यहाँ से ये ऐसे 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 होता रहता है, थोड़ा मतलब बाहर अंदर निकलता है। स्टोमिक है, खाना अगर हम ज़्यादा खाते तो स्टोमिक थोड़ा फैल जाता है। लंग्स की बात करें, ये हमारे पास लंग्स हैं, जब इनमें ऑक्सीजन जाएगा थोड़े सारे बड़े हो जाते हैं, थोड़े मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली शो करते रहते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, हॉलो ऑर्गन्स में देखने को मिलता है। देन उसके बाद इसका मेन रोल अगर हम बात करें तो इसका मेन रोल कौन सा होता है, प्रोटेक्शन का। मेन रोल इसका रहेगा प्रोटेक्शन का। ठीक है, देन उसके बाद अगर बात करें, ये अरेंज रहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, देखो एक ऐसी मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसके ऊपर पर्टिकुलरली ये सेल्स जो हैं अरेंज रहते हैं। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इनकी पूरी फंक्शनिंग को कंट्रोल में रखती है। ठीक है, अब देखो जो नॉर्मल सेल्स हैं सारे के सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं। सिंपल वाले तो खैर सिंगल लेयर में अटैच रहते हैं, लेकिन जो कंपाउंड वाले वो डबल ट्रिपल लेयर में हो सकते हैं। अब लेयर्स चाहे जितनी मर्जी हूँ, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से अगर सेल्स का कनेक्शन छूट जाए तो उन सेल्स को हम कैंसरस सेल्स बोलते हैं, क्योंकि वो अनलिमिटेड में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, उनकी कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं रहती। लेकिन नॉर्मली जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल्स की ग्रोथ को, सेल्स के सारी चीज़ों को जो है वो कंट्रोल में रखती है। ठीक है, तो ये जो अरेंज रहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज रहते हैं, मैंने यहाँ लिखा है प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल्स एंड टिश्यू। उसके बाद एपिथेलियल सेल्स जो हैं उनके पास ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन है। देखो हमें कट लग जाता है, चाहे छोटा कट लगे चाहे बड़ा कट लगे, वो दोबारा ठीक हो जाता है, वाउंड जो है, जख्म जो है भर जाता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं कि एपिथेलियल सेल्स को के पास रीजनरेशन की पावर है। अब इतनी बहुत एक्सेस रीजनरेशन नहीं है जितनी जैसे लिजर्ड वगैरह में होती है। लिजर्ड की टेल कट जाती है और पूरी की पूरी टेल दोबारा बन जाती है, नहीं उतनी नहीं है। अगर हमारी फिंगर कट जाएगी तो फिंगर दोबारा रीजनरेट नहीं होती है, लेकिन हाँ छोटे बहुत जो कट लग जाते हैं, कट दोबारा से वाउंड जो है हील हो जाते हैं। इसलिए पूरी बॉडी के कंपैरिजन एपिथेलियल सेल्स के पास थोड़ी बहुत रीजनरेशन की पावर होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल्स हैं एपिथेलियल लेयर में, ऐसा तो नहीं है कि एक ही सेल होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे, और वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं थ्रू जंक्शंस। ठीक है, कुछ जंक्शंस होते हैं जो सेल्स को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। तीन मेन टाइप के जंक्शन है, जैसे टाइट जंक्शन है, गैप जंक्शन है और इंटरसेलुलर जंक्शन है। अगर हम बात करें सबसे पहले टाइट जंक्शन की, इसको ऑक्लूडिंग जंक्शन भी बोला जाता है, और ये कनेक्ट करता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल्स होते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करके रखता है। और इसका मेन काम क्या होता है, लीकेज को प्रिवेंट करता है। सेल मेम्ब्रेन में से किसी भी चीज़ को आउटसाइड द सेल नहीं जाने देता, लीकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, देन उसके बाद है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन जो है दो अलग अलग सेल्स में देखने को मिलते हैं, और इनका मेन रोल होता है पैसेज ऑफ केमिकल सब्सटेंस। जैसे ये लीकेज को प्रिवेंट करता है ना ये वाला, लेकिन ये पैसेज में रोल प्ले करता है।
ये जो है पर्टिकुलरली पैसेज में रोल प्ले करेगा। देन उसके बाद है इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर जंक्शन भी कनेक्शन बनाता है बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ये टू सेम सेल्स था ना, ये टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में कनेक्शन बनाता है और पैसेज में रोल प्ले करता है। अब इसमें फर्दर जो है प्लाज्मोडेस्म्यूल्स हैं, डेस्मोटब्यूल्स हैं और इंटरसेलुलर टब्यूल्स हैं। ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स हैं, ये आपने फर्दर इनकी डिस्क्रिप्शन नहीं करनी, आपको जस्ट ये ओवरव्यू याद रखना है कि 3 टाइप के जंक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एपिथेलियल लेयर या एपिथेलियम की डेरिवेशन पे। डेरिवेशन की बात करें अगर हम, तो डेरिवेशन में एपिथेलियल जो है, एपिथेलियल पर्टिकुलरली क्या, एपिथेलियल डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से एपी, जिसका मतलब क्या है अपॉन, और थीलियो मीन्स ग्रो, अपॉन और ग्रो, मतलब एपिथेलियल लेयर जो है, एपिथेलियल लेयर के ऊपर इस तरह से ग्रो करते रहेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया। देन उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स की बात करें, तो टाइप्स जो हैं एपिथेलियल लेयर की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक सिंपल है, ठीक है, एक हमारे पास कंपाउंड है। हमने पहले कौन सी करनी है? सिंपल करनी है, उसके बाद हम करेंगे कंपाउंड को। ठीक है, अब जो सिंपल एपिथेलियल लेयर है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अरेंज्ड ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर इस तरह से सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है वो अरेंज रहती है और ये सेल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और उसके बाद इन वाले सेल्स में या तो इस तरह का सर्कुलर न्यूक्लियस होगा, मतलब बिल्कुल ऐसे सर्कुलर दोबारा से बता देती हूँ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये इस तरह के सेल्स हैं। अब सेल्स में ऐसे बना रही हूँ, रैंडम बना रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लंबे या छोटे हैं, अलग अलग टाइप्स में फिर हम करेंगे। ठीक है, या इस तरह से सर्कुलर न्यूक्लियस हो सकता है, ये मान लो सर्कुलर न्यूक्लियस है, ये सर्कुलर न्यूक्लियस, या अगर सर्कुलर ना हो तो इस तरह से फ्लैट हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के इनके न्यूक्लियस होंगे और थिन लेयर की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। इसकी फर्दर सब टाइप्स है, मैंने आपको पहले भी एक बार जब ओवरव्यू बताया था तो मैंने इसकी 5 डिफरेंट टाइप्स बताई थी, याद होने चाहिए। स्क्वेमस एपिथेलियम, देन कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, सीडोस्ट्रेटिफाइड और एक और टाइप है। ठीक है, 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, इन सारी टाइप्स को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम की। वजह ये ऐसी लेयर है, सिंगल लेयर तो होगी, सिंपल में जितनी भी 5 टाइप्स हैं उन 5 टाइप्स में यही आना है कि ये सिंगल लेयर में अरेंज है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंगल लेयर में अरेंज है, ये आना ही आना है। तो ये क्या मैंने बताया कि सेल्स जो हैं अरेंज है सिंगल लेयर में, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं, और क्लोजली पैक्ड इस तरह से हैं जैसे हमारे फ्लोर पे टाइल्स होती हैं। ये देखो, फ्लोर्स पे जैसे हमने टाइल लगाई होती है ना, उस तरह से क्लोजली पैक होते हैं, और इनको पेवमेंट लेयर्स भी कहा जाता है। इनकी पैकिंग की वजह से इनको पेवमेंट लेयर भी कहा जाता है। और ये सेल्स जो हैं पॉलीगोनल टाइप का स्ट्रक्चर शो करते हैं। देखो ये ना पॉलीगोनल टाइप का स्ट्रक्चर शो किए हुए हैं। न्यूक्लियस देखो इनमें फ्लैट शो किया हुआ है, इनमें न्यूक्लियस जो है फ्लैट टाइप का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये देख लो, ये वाली डायग्राम भी बना सकते हो, ये वाली डायग्राम भी बना सकते हो। वर्टिकल सेक्शन है और सरफेस भी, मतलब हमने सेल्स को अरेंज किया, ऊपर से देखो तो सरफेस व्यू, और पूरा वर्टिकली कट करके देखो तो इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, अब बात आती है लोकेशन के, कहाँ कहाँ ये सेल्स लोकेटेड होते हैं। तो ये जहाँ पे मॉइस्ट सरफेसेज हैं वहाँ पे मोस्टली लोकेटेड होते हैं। मॉइस्ट मतलब जहाँ कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सिक्रीट होता रहता है, जैसे कि बोमेन्स कैप्सूल में, देन उसके बाद यूरिनरी टब्यूल्स में, ब्लड वेसल्स में, देन उसके बाद अगर हम बात करें हमारी सिलोमिक कैविटी में, ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ कंटिन्यूसली वियरिंग एंड टीयरिंग, मतलब नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने वाले जो हैं वो रिमूव होते रहते हैं। वियरिंग एंड टीयरिंग कंटिन्यूसली होती है, वहाँ पे ये मोस्टली देखने को मिलते हैं। फंक्शंस की बात करें, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, गैस एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं, फिल्ट्रेशन में रोल प्ले करते हैं, और मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, जैसे ब्लड वेसल्स मैंने बताया तो ब्लड मूव करने में रोल प्ले करेंगे। अच्छा, बोमेन्स कैप्सूल बताया तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। इस तरह से इनके अलग अलग रोल होते हैं। ठीक है, सेकंड पे आते हैं क्यूबॉइडल। अब अगर क्यूबॉइडल की बात करें, सिंगल लेयर में अरेंज होंगे ही होंगे, ये बहुत कॉमन सा पॉइंट है, जितने भी सिंपल टाइप्स में आ जाएंगे बहुत कॉमन है कि सिंगल लेयर में अरेंज होंगे। उसके बाद इसकी अगर लोकेशन की बात करें, पेनक्रियाटिक डक्ट में लोकेटेड होते हैं, सलाइवरी डक्ट में लोकेटेड होते हैं, बाइल डक्ट में लोकेटेड होते हैं, और प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल PCT जो है ये किसका पार्ट है? नेफ्रॉन का। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, क्यूब की फॉर्म्स में अरेंज हैं। क्यूब की फॉर्म में मतलब जितने लंबे हैं उतने ही चौड़े हैं। ठीक है, इक्वल होती है इनकी लेंथ और ब्रेड्थ, अगर हम बात करें इनकी इक्वल होती है। न्यूक्लियस जो है सर्कुलर है, देख लो यहाँ पे न्यूक्लियस सर्कुलर है, यहाँ पे न्यूक्लियस फ्लैट था। ठीक है, न्यूक्लियस इनका सर्कुलर है। और अगर फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस इनके क्या हैं? सिक्रेशन ऑफ जूसेस, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करेगा, और अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड में रोल प्ले करेगा। ठीक है, बहुत लंबा नहीं है, बस इतना ही करना है।
देन उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड टाइप जो है कॉलमनर टाइप है। थर्ड टाइप हमारे पास कॉलमनर, ये ऐसी टाइप है जिसमें सेल्स लंबे हैं। बच्चा ये देख लो, इन वाले सेल्स को देखो और इन वाले सेल्स को देखो, ये मैंने बोला था ना जितने लंबे हैं उतने ही चौड़े, देखो ये लंबे ज़्यादा हैं, ये वाले सेल्स जो हैं लंबे ज़्यादा हैं। तो ये सेल्स जो हैं टॉलर होते हैं, लंबे होते हैं। न्यूक्लियस इनका ओवल है, देखो यहाँ सर्कुलर था, ये ओवल आ चुका है, ठीक है, जैसे अंडा होता है ना ओवल टाइप का, ओवल न्यूक्लियस आ चुका है। अब इसमें जो चीज़ आपने देखनी है, कॉलमनर सेल्स में कुछ एक सेल्स इस तरह से मॉडिफाई, डिफरेंटली मॉडिफाई हो जाते हैं। मतलब ये 4-5 सेल हैं, कुछ एक सेल देखो ये वाला जैसे पर्टिकुलरली डिफरेंटली मॉडिफाई हो चुका है इसको हम बोल देंगे गोबलेट सेल। क्या बोलेंगे, देखो ये लिखा है गोबलेट सेल। अब गोबलेट सेल्स मॉडिफाई क्यों हुए हैं, क्योंकि इन्हें कंटिन्यूसली सिक्रीट करना होता है, कुछ न कुछ जो है ये कंटिन्यूसली सिक्रीट, म्यूकस सिक्रीट करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। और उसके बाद ये देख लो, इसके टॉप पे माइक्रोविलाइज डेवलप हो चुकी हैं, ये जो है ना माइक्रोविलाइज जैसे सेल के ऊपर इस तरह से माइक्रोविलाइज डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बता दूं, माइक्रोविलाइज क्यों डेवलप होती हैं। माइक्रोविलाइज डेवलप होती हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। मान लो ये एक नॉर्मल सेल है और ये हमारा माइक्रोविलाइज वाला सेल है, अगर हम इन दोनों को ओपन करेंगे तो सरफेस एरिया किसका, इनका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए ये माइक्रोविलाइज डेवलप हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। और इन्हीं माइक्रोविलाइज के ऊपर छोटे छोटे सीलिया होते हैं और सीलिया भी पर्टिकुलरली एब्जॉर्प्शन में मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोविलाइज का अब आपको समझ आ गया होगा। और इस बेस पे माइक्रोविलाई और सीलिया के बेस पे जो सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड सेल, ठीक है। तो माइक्रोविलाइज का रोल अब आपको पता चल गया। और माइक्रोविलाइज गोबलेट सेल्स पर्टिकुलरली आपको पता चल गया, गोबलेट सेल्स मॉडिफाइड सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली स्क्रीट करते रहते हैं म्यूकस को, ठीक है। लोकेटेड की बात करें तो लोकेटेड कहाँ है, हमारे स्टोमक में लोकेटेड होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में लोकेटेड होते हैं और हमारे लिवर सेल में लोकेटेड होते हैं। तो इनका काम क्या है, देखो अब्जॉर्प्शन का काम है, प्रोटेक्शन का काम है और सिक्रीशन का काम है। गोबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करेंगे, बाकी वाले सेल्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन में पर्टिकुलरली रोल प्ले करेंगे, ठीक है। हो गया हमारे पास कॉलमनर सेल। देन उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सिलिएटेड सेल्स की। सिलिएटेड सेल्स जो हैं ये अपने ऊपर सीलिया को बियर करके रखते हैं, अपने सरफेस के ऊपर सीलिया बियर करके रखते हैं। और सीलिया जो है कहाँ से अराइज होते हैं, बेसल ग्रेन्यूल। मतलब सीलिया ऐसे नहीं है कहीं से भी अराइज हो जाएगा, सीलिया जो है पर्टिकुलरली बेसल ग्रेन्यूल से अराइज होता है, ठीक है। और ये कॉलमनर भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं। कॉलमनर और क्यूबॉइडल का मतलब होता है, मतलब इनकी टॉल भी हो सकते हैं या फिर इक्वल लेंथ के भी हो सकते हैं, जितने लंबे हैं उतने ही चौड़े होंगे। लोकेशन की बात करें तो लोकेटेड होते हैं हमारे यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। उसके बाद सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स जो हैं वो फेलोपियन ट्यूब में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ना उसके फेलोपियन ट्यूब में होंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होंगे। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो वो जो इसका न्यूक्लियस है ओवल भी हो सकता है या फिर स्फेरिकल भी हो सकता है। स्फेरिकल का मतलब सर्कुलर, ठीक है। अब देखो ये कहाँ कहाँ पे हैं, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें ये पर्टिकुलरली देखने को मिलते हैं। और इनका काम भी क्या होता है, इनका काम भी हमारे पास प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट की बात करें तो जैसे फेलोपियन ट्यूब, मैं एक थोड़ा सा बता देती हूँ। ये हमारे पास ओवरी होती है, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से दूसरा वाला आ जाता है, ये यूट्रस वगैरह होता है। यहाँ पे एग बना है, एग की मूवमेंट होती है ताकि जहाँ जाके फर्टिलाइजेशन हो। तो यहाँ से एग की मूवमेंट जो है यही सिलिएटेड सेल्स कराते हैं। सिलिएटेड सेल्स क्या कराते हैं, एग की मूवमेंट कराते हैं। तो अभी जो है ना ये फंक्शन मूवमेंट, तो मूवमेंट का यही पर्टिकुलर रोल होता है, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट टाइप है सीडोस्ट्रेटिफाइड। सीडोस्ट्रेटिफाइड जो है सिंगल लेयर में है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अटैच है, ये तो है। लेकिन ये जो इस सीडो का मतलब पता क्या होता है, सीडो का मतलब होता है फॉल्स। अब इसको सीडो स्ट्रेटिफाइड लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं उनका कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं है। कुछ सेल्स या सारे के सारे सेल्स एक जैसे नहीं हैं। कुछ सेल्स हमारे पास छोटे हैं, कुछ सेल हमारे पास बड़े हैं। जैसे ये देखो ये सेल बड़े हैं, ये देखो ये 5 छोटे सेल्स आगे, ठीक है। कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं होती है, कुछ स्मॉल हैं, कुछ हमारे पास लार्ज हैं। उस बेसिस पे हम इनको सीडो स्ट्रेटिफाइड लेयर बोलते हैं, सीडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स बोलते हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे होने की वजह से। लोकेशन की बात करें, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में लोकेटेड है हमारे पास, ब्रोंक्यूल्स मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेरिंग्स हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, सलाइवरी डक्ट, ठीक है। या बस हाँ यहाँ पर्टिकुलरली लोकेटेड होते हैं। सिलिएटेड मतलब छोटे छोटे सिलिया हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्यूबाइडल भी हो सकते हैं, कॉलमनर भी हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर इनकी शेप नहीं होती, ठीक है।
अब ये देखो इस तरह से डायग्राम बनाई हुई है, ये बड़े बड़े सेल हैं, फिर छोटा सेल है, बड़ा सेल है, छोटा सेल है, बड़ा सेल है। यहाँ पे भी देखो बड़े सेल, छोटे सेल, इस तरह से इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बड़े या छोटे हो सकते हैं। फंक्शंस हैं अब्जॉर्प्शन, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन। अगर आपको मैं एक ओवरव्यू बता दूँ इनकी पर्टिकुलर, प्रोटेक्शन तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने यूज़ किया है, अब्जॉर्प्शन हमने मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया है। अगर आपको इनके फंक्शंस भूल भी जाते हैं ना, आप ये प्रोटेक्शन और अब्जॉर्प्शन हर किसी में डाल सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्शन और अब्जॉर्प्शन का काम इनका होता ही होता है, बाकियों को छोड़ के। अगर छोड़ भी तो ये पर्टिकुलर इनका काम रहता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, सिंपल एपिथेलियल लेयर को ही किया है हमने, ठीक है। 5 टाइप्स करी हैं, कहीं पे भी अगर कन्फ्यूजन होगी आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। कल हम करेंगे कंपाउंड एपिथेलियल लेयर। तो आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।